नमस्कार। मेरा साप्ताहिक कार्यक्रम आनंद वदन सिंह के साथ। थैंक यू वेरी मच आनंद जुड़ने के लिए। मैं सीधे आज सवाल पर आता हूँ। सोशल मीडिया भरा हुआ है ग्रॉक को लेकर और ये नए एक गुरु की तरह अब इन्हें माना जा रहा है। हर कोई हर मामले में अब ग्रॉक को कोट कर रहा है जैसे कि अल्टीमेट ट्रूथ वहीं से आ रहा हो। तरह-तरह ये 2-3 दिन पहले शुरू हुआ और प इतना ये कैच ऑन हो गया कि अब कल से ये हर तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं और ट्विटर और फेसबुक पर डाल रहे हैं। तो आपने भी ये देखे होंगे कि किस तरह से जैसे वो एक मेरे को परेश रावल का डायलॉग याद आता है, वो अक्सर मीम में आता है कि अरे बाप रे! ये तो धोती खोल रहा है। तो ये लिटरली बीजेपी की धोती धोती खोलने में लग गया है। और मोदी जी की तो बिल्कुल उसने बैंड एक तरह से बजा दी है। और मैं ज़रा पहले आपसे एक ओवरऑल कमेंट ले लूँ कि एक तो ये ऐसा हो गया है, अब इट हैज़ टेकन दी आईटी सेल फॉर सरप्राइज़। ये इन्हें वो था कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बट तो ये थोड़ा बैक फुट पर चले गए हैं। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? मतलब कई लोग कह रहे हैं मोदी जी इलॉन मस्क को कहेंगे कि इसे बैन कर दो या इसको टोन डाउन करो या मेरे खिलाफ नहीं बोलो। और दूसरे, डज़ बीजेपी हैव एन अल्टरनेट स्ट्रैटेजी कि ये अपना वो आईटी सेल ट्रोलिंग और ये जितना भी ये गलत मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो अब चलेगी नहीं। तो इनके पास और दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है? आनंद। अजय, मैं जो जितना मैं समझ पाया हूं, मैं कोई इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जो छोटा मोटा मैं समझा हूं, व्हाट ग्रॉक इज डूइंग, वो एआई है जो आपके पास सूचनाएं उपलब्ध हैं नेट पे या उस स्पेस पे, वो उसको उठाता है और उसको उठा के वो आपका जवाब दे देता है। जैसे मेरे यहाँ भी कुछ लोगों ने हंसी मजाक में भाई आनंद वर्धन सिंह डाला और तो वो एक दे दिया कि आप क्या 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 करते हैं, थर्ड आई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रामजन। तो ऑल दिस आप कभी डाल देंगे तो आपका भी कुछ वो एक दे देगा। और उसकी इंटेलिजेंस को मतलब अभी तक तो मैं इम्प्रेस्ड हूं उससे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि वो भाषा बेहतर करता है, वो आपको बहुत सी चीजें जो आपको अपने बारे में नहीं मालूम थी उसको सिलसिलेवार ले आता है, बहुत सी चीजें करता है। तो ये वही सूचनाएं आपको दे रहा है, ये कोई अपने घर से बना के नहीं दे रहा है, ये वो सूचनाएं दे रहा है जो ऑलरेडी वहां पे पड़ी हुई। अब वो अलग अलग चीजें हैं, कोई पेपर भी है, यहाँ पे भी है, सोशल मीडिया भी, सब तरह का है। एक चीज बहुत स्पष्ट हो गई है कि ये जो बीजेपी का आईटी सेल है, वो उसके पास कोई जो बीजेपी का आईटी सेल हमारे आपके स्कूल के ग्रुप हैं, हमारे आपके कॉलेज के ग्रुप हैं, हमारे आपके जो फैमिली ग्रुप्स हैं, वहां अगर आप देखिए तो जिसको हम बार बार कहते थे कि भाई जो हमारा और आपका अपने दोस्त मित्रों के ग्रुप में एक ही दिक्कत होती थी, हम कहते थे कि भाई तुम अपना कुछ भी लिखो, बी ओरिजिनल, राइट दीज थिंग्स की ऐसे ऐसे ऐसे, ये रिटेलिंग का काम मत करो कि फैक्ट्री से माल बन के आया और उसको तुमने आगे ढकेलना शुरू कर दिया। नो, व्हाट इज हैपनिंग, जो मेरी समझ है कि जो आईटी सेल है वो फैक्ट्री थी। आईटी सेल कोई इंफॉर्मेशन की बेसिस पे नहीं करती थी कि सावरकर साहब को तमगा मिला था, बड़े अच्छे थे, तो वो वहां से उसने उठाया और फिर आपको उसने लिख के दिया। कि वो तो अपना एक कोई झूठ क्रिएट करती थी, कि वो झूठ ये भी है व्हाट्सएप पे कि कल के दिन ये देखा गया कि अजय प्रकाश और आनंद वर्धन इस अपने उसमें कान से बातें कर रहे थे और मुंह से सुन रहे थे। अब ये उन्होंने एक एक व्हाट्सएप बनाया और इसको आगे ढकेला। अब वो फैक्ट्री वाले लग गए, रिटेल, मतलब वो पहले लग गए, फिर कंज्यूमर लग गए, फिर वो रिटेलर लग गए, फिर हमारे आपके दोस्त मित्र लग गए, दे दनादन उसको करने लगे। वहां पे वो इंफॉर्मेशन कहीं से ली नहीं जाती थी, वो इंफॉर्मेशन अपनी थी, जो अपने क्लोज ग्रुप में ही घूमती थी, उसको कहीं और नहीं डाला जाता। तो व्हाट्सएप 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 खेल करते हुए उसकी एक मियाद होती थी, वो खत्म हो जाती थी। फिर दूसरा, अच्छा, ये चूंकि रोज सुबह आपको 1000 2000 4000 इस तरह के व्हाट्सएप पुश करने हैं, तो ये फैक्ट्री जनरेटेड झूठ की, जिसको झूठ की फैक्ट्री में जनरेटेड कुछ एक चीजें थी जो एक फिक्स रूट पे ही चलती थी, वो सबके कंजम्पशन के लिए नहीं थी।
अगर आप उस व्हाट्सएप में नहीं है तो आपको वो पहुंचेगा नहीं। लेकिन वो इतना उसको, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पे भी बहुत काम किया था, अपने ग्रुप्स बनाए थे, एक एक व्यक्ति कुछ ग्रुप्स को हैंडल करता था, उसके ऊपर एक और करता, तो वो व्हाट्सएप खेलते थे। अब अगर आप गूगल करिए और ये करिए कि इसमें क्या हुआ, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं आती थी। अच्छा, व्हाट्सएप का एक मतलब क्या हो गया था, लोग कहते थे व्हाट्सएप हाउस में आया, मीडिया में आया, सोशल मीडिया पे आया। व्हाट्सएप वॉज टेकन एज सोशल मीडिया का कोई मतलब ऑथेंटिक सोर्स के तौर पे। पहली चीज तो ये कि वो कल ही खुल गई है। तो जब कहीं रिटन कोई डॉक्यूमेंटेड फैक्ट की इसकी बात आती है, तो उसके सामने इन लोग बिल्कुल बेबस होकर खड़े नजर आते हैं, चाहे वो गुजरात का दंगा हो, चाहे वो सावरकर जी की माफी हो, चाहे वो मोदी जी के कितने 100 मिलियन की 1000 मिलियन, मालूम नहीं क्या फिगर वो कहते हैं कि मेरे इतने मिलियन फॉलोवर हैं, वो उस पर भी वो बोल रहा है ग्रॉक, वो उस पर भी कह रहा है कि इसमें से 68% की 67% फेक है। तो वो जरा दूध का दूध पानी का पानी कर दे रहा है, जिसको कहते हैं कि पोल पट्टी खोल दे रहा है। अब जो दूसरा पार्ट आप ये पूछ रहे हैं कि इसको कैसे रोकेंगे, एलन मस्क अगर ये काम कर रहे हैं तो अब सबको पहले ये उम्मीद थी कि ये तो अपना घर का आदमी, अजय दोस्ती की बात है, अजय के उससे चल रहा है, आनंद वर्धन कहेंगे कि भैया अजय ये क्या कर रहे हो यार, बंद करो, तो अजय बंद कर देंगे तुरंत, अरे अरे दोस्ती है। यहाँ दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है, ये शुद्ध व्यापार है। दूसरा, मुझे दो चीजें लगती हैं। नंबर एक, अगर वो यहां से जो हलचल हुई है इसको सुना है, इसको लेके कोई मीटिंग वीटिंग भी हो रही है कि इसको कैसे करें, तो एलन मस्क विल चार्ज हिज प्राइस, उसका एक कीमत होगी जो वो वसूलेंगे। अब वो कीमत आप रक्षा सौदे के रूप में देते हैं, क्या देते हैं मुझे नहीं मालूम। दूसरा जो मुझे लगता है कि एज अ टैक्टिस ऑल्सो एलन मस्क साहब इनको थोड़ा अनकंफर्टेबल करने के लिए, क्योंकि अगली जब बार्गेनिंग कहीं हो तो ये थोड़ा बजाय एट ईज रहने के थोड़े गार्डेड रहे कि यार ये तो और पोल पट्टी खोल देगा, इसको जरा ठीक से रखो, ये इनको अनसेटल कर दो। इट कैन बी देयर स्ट्रेटेजी ऑल्सो, दे पर्पसली उन्होंने इसको अनसेटल करने के लिए किया। क्योंकि जो मेरे यहाँ जो मेरी बात हुई हम लोगों के, जो समझे हम लोग कि ये एलन मस्क के लिए बहुत आसान काम है कि उसमें सर्च इंजन या जो भी उसका सर्च ऑप्टिमाइजेशन है, जो जिस तरह से भी वो काम करता है एआई, उसमें केवल यही सब डालना है ना, मोदी, गुजरात रॉयट्स, तड़ीपार, ये सारे पे कुछ आए तो मत करो। वो तो बहुत मुश्किल लॉजिक नहीं है, आप भी समझ सकते हो कि अगर उसमें कुछ लॉजिक, आप तो सीएमसी वाले हो, कुछ लिखना होगा तो वो एक बहुत साधारण सा काम है जो तुरंत किया जा सकता है। तो मेरे मेरे हिसाब से अभी ही विल आस्क फॉर हिज, जिसको कहते हैं ना, क्या बोलेंगे, ही विल आस्क फॉर हिज पाउंड ऑफ प्राइस। हाँ, वो अपना उसका दाम वसूलेगा और वो देखने वाली बात होगी कि कैसे होता है। अजय नहीं, इंटरेस्टिंग है क्योंकि कैट इज ऑलरेडी आउट ऑफ द बैग। एक तो ये है कि ये जितना भी निकला है ये तो अब डॉक्यूमेंट हो गया है, हर जगह लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लेके रख लिए हैं, तो इनकी पीछे की पोल पट्टी तो खुल चुकी है। ये जरूर है अब आगे अगर झूठ वूठ कुछ फैलाएंगे और अगर इलॉन मस्क ने ग्रॉक में चेंजेस लाए तब देखने वाली बात है। लेकिन मैं आपको आगे एक स्लाइड भी दिखाऊंगा कि ग्रॉक ही नहीं है, डीप सेक पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो भाषा का फर्क है बट मीनिंग वही डीप सेक भी बोल रहा है, और डीप सेक तो चाइना में है। तो ये कहाँ-कहाँ जाके आप बंद करेंगे, मेरे ख्याल से इनके ऊपर अब एक काफी भारी संकट आने वाला है। खैर मैं थोड़ा-सा सीरियस आपसे बात कर लूँ ग्रॉक के बारे में। मैं आपको 1-2 स्लाइड दिखा रहा हूँ। ये लोगों ने, एक तो खैर मोदी जी और राहुल और अर्नब गोस्वामी वो सब को मैं नहीं जा रहा, बट एक थोड़ा-सा ये निकला था आरएसएस के बारे में और ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो आरएसएस के बारे में जो भी ग्रॉक ने कहा है वो काफ़ी देखने लायक है। RSS absence from India's freedom struggle is well documented. They prioritize Hindu nationalism over anti-colonial resistance और गोलवारकर के बारे में, और ये सारा उसने यहाँ पे दिया है। सावरकर के बारे में भी
ग्रॉक कहता है कि सावरकर वाज अ पेड बाय द ब्रिटिश टू रिक्रूट सिपाहीज, historical records show he received 60 rupees a month etc per month पेंशन मिलती थी। और फिर मतलब आप इसमें डिटेल में जा सकते हैं। एक मैं दिखा रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में जो इंडियन मुस्लिम्स के बारे में था कि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। इंडियन मुस्लिम प्लेड अ फार बिगर रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल देन दी आरएसएस। ये काफी लंबा डिस्क्रिप्शन है, बट ये जो बेसिक आरएसएस का जो जो एक तरह से फाउंडेशन था नेशनलिज्म का, कह लीजिए कि हम ही देशभक्त हैं और कोई है नहीं और मुस्लिम्स एंटी नेशनल हैं, ये भी चीजें निकल के आई है। ये ज्यादा सर्कुलेट नहीं हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक ऐसा मुद्दा है जो मेरे ख्याल हम लोगों को भी ये आगे बताना चाहिए। आनंद जी, मैं अजय दो तीन चीजें अगर आप देखिए, उसमें जब आप सावरकर जी की बात अगर आप देख लीजिए तो इधर मोदी जी भी सावरकर नाम बहुत नहीं ले रहे हैं। अगर आप देखिए वो अब महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध, क्योंकि मैंने आपका जब ये मैं देख रहा था स्लाइड, तो मैंने ऐसे ही देखा कि यार 1924 में अगर 60 रुपया मिलता था तो वो बड़ा मुश्किल है उसको कंपेयर करना कैसे। तो मैंने कहा सोने से कंपेयर कर ले कि उस समय 1924 में तो सोना मैंने देखा था 20-21 रुपया का 10 ग्राम मिलता था, जो आज की तारीख में 80,000 रुपए के आसपास है। हो सकता है 79 हो सकता है 81 हो, वो अराउंड 80,000। तो मतलब इन भाई साहब को पेंशन भी 2,40,000 रुपया मिलती थी। 2,40,000 ना, 2,40,000 रुपये बहुत पैसा होता है भाई। और ये जरा कोई इनसे पूछे कि ये किस बात की पेंशन मिलती थी भाई। वजीफा अगर मिलता है तो उसके अगेंस्ट में आप कुछ तो करते हैं, आपको स्कॉलरशिप दी जाती है तो आप जाके रिसर्च, आप काम ऐसा कौन सा अंग्रेज सरकार का कर रहे थे कि अंग्रेज सरकार आपको वजीफा दे रही थी। तो ये भी एक जरा सोचने वाली बात है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा काम कर रहे थे। तो सिर्फ यही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो बार बार हमारे और आपके ग्रुप में भी ये देखिए इसमें निकला है, ये देखिए इसमें निकला है, वो अब लोगों को कि यही शाश्वत सत्य है और आपके व्हाट्सएप पे आ गया और उस पर दिखा दिया गया। क्योंकि अब व्हाट्सएप आएगा उसको, उसी को आप डाल दीजिए ग्रॉक में, वो 1 मिनट में बता देगा कि कितना फेक है कितना सही है और इसमें क्या क्या इसकी असली बात क्या है। तो वो मुझे लगता है कि इट इज गुड। मैंने कहीं पढ़ा था मतलब इसी ग्रॉक में भी पढ़ा है कि जब गांधी नेहरू ने अपनी संपत्ति 1946 में 1944 में देश को डोनेट कर दी थी, तो उसकी कुछ वैल्यू उस समय कुछ अजीब सी वैल्यू बता रहे हैं, 200 करोड़ या 150 करोड़ या कुछ इस तरह की उस समय वैल्यू थी। आज वो कई 30-40 हजार करोड़ के आसपास रहती, कुछ इस तरह की भी बातें आ रही। पर इट इज गुड मेरे ख्याल में, ज्ञान और सोर्स ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक डोमेन में आ जाए, जिसको हम आप कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, तो ये अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ उसमें हो सकता है कि 90% सही हो, 95% सही हो, 99% सही हो, लेकिन वो कोई 10% सही नहीं है। और दूसरा ये है कि वो मैटर ऑफ ओपिनियन में आप कह सकते हैं कि 10% उसका अपना ओपिनियन है। फैक्चुअली जहां तक फैक्ट की बात है, उसमें अभी तक मैंने ग्रॉक में या एआई में या चैट जीपीटी में कहीं पे भी ये नहीं देखा कि वो फैक्ट पे रॉन्ग है। ओपिनियन ठीक है, वो ओपिनियन में दे माइट हैव देयर ओन ओपिनियन जो उनको बताया गया, फैक्ट में नहीं है, वो दे आर नॉट रॉन्ग ऑन फैक्ट। तो इट्स इंटरेस्टिंग मतलब फॉर एवरीवन कि ये कहीं पे भी कुछ भी क्लेम करें आप तुरंत डाल के देखिए। जब मोदी जी क्लेम करें कि मतलब वो खैर अभी आप आगे आएंगे तो उस पर बात करेंगे, लेकिन मोदी जी के बहुत से ट्रॉल क्लेम्स और बीजेपी के बहुत से क्लेम्स को बेनकाब करने में ये ग्रॉक जरूर काम आएगा। जी जी आनंद, मैं वो स्लाइड आपको दिखा दूं जो दीप सेक से मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था। यहाँ आनंद मैंने पूछा था व्हाट इज आरएसएस रोल इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, दीप सेक से पूछा, उसने भी वही कंक्लूड किया, व्हाइल द आरएसएस कल्चरल वर्क मे बी इंटरप्रेटेड बाय सम as indirect resistance, it did not play a significant role in the organized political movement that defined India's freedom struggle. तो यहाँ पे भी मतलब दूसरे एआई टूल्स जो हैं वो भी इसी तरह की ही इंफॉर्मेशन अब देने लगे हैं। तो अगर मोदी जी एक को रोकेंगे तो मेरे ख्याल से ये बात इतनी फैल गई है कि ये कहीं ना कहीं से तो आती रहेगी, तो ये अब उनके सर पड़ गई है ये प्रॉब्लम।
अब मैं आता हूँ आज का दूसरा विषय पर। मोदी जी के पास एक तरफ टाइम नहीं होता है, वो संसद में नहीं आते, वो मॉरिशस में उन्हें बहुत सारा काम होता है, वहाँ चले जाते हैं, वनतारा चले जाते हैं, लेकिन एक पॉडकास्ट उन्होंने परसों किया 3 घंटे का। 3 घंटे ये बैठ के गपशप लगाते रहे, एक व्यक्ति से जो जब तक उसने पॉडकास्ट नहीं किया है वो ज़्यादा हम लोग उसको जानते नहीं थे हिंदुस्तान में, उसका नाम अभी सुना है लोगों ने, ये कौन है जो पॉडकास्ट कर। तो ये मैं क्वेश्चन आपसे बाद में पूछूँगा, बट ये क्या मेंटालिटी है मोदी जी की कि क्या ये अब एग्ज़िट मोड में आ चुके हैं कि इन्हें पता है सितंबर तक है, कुछ महीने बचे हैं। मतलब ही डज़न्ट अपीयर सीरियस एट ऑल। पार्लियामेंट नहीं आना, गवर्नेंस नहीं करना, इधर जाना, उधर जाना, और ये पॉडकास्ट में बैठे हुए 3 घंटे तक बेकार की बातें कर रहे हैं। आनंद। वो अजय उसी तरह की बात थी आज। हालांकि आज मैं वो एक आपको करेक्ट कर दूं, आज मोदी जी पार्लियामेंट आए थे और उन्होंने महाकुंभ पे अपना वक्तव्य दिया। और वही वक्तव्य वो 15 मिनट बोले चाहे 1.5 घंटा बोले, आप जब बाद में कहो तो कि इसमें बोले क्या। और गंगा की निर्मल कल 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 बहती हुई धारा, और गंगा हिमालय से उतरा हुआ शीतल शीतल जल, और मतलब वो आपका कंटेंट कुछ नहीं है। कल कल धारा, शीतल जल, गंगा मैया, मैं उनका पुत्र, और सबको वो, और अब हम लोग एक स्वर में, एक देश मान। he has nothing to say on that and he just passed time and he was absolutely, वो अब उससे भागते हैं। 2-3 चीजें मुझे लग रही हैं कि ये वाला जो जो आप इस पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं लेक्स फ्रिडमैन में, ये लेक्स साहब का इसके बाद ये बहुत से लोगों ने शेयर किया, आपने मतलब इवन ट्रम्प भी इसमें। मैंने पूरा तो मतलब बीच में वो 3.25 घंटे 10 मिनट 8-10 मिनट का है, मैंने उसको बीच बीच में देखा है। पूरा तो देखने की भाई अब हिम्मत नहीं थी। मेरे ऑफिस में किसी ने उसको काफी देर तक देखने की भी कोशिश की गई। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये वाला जो जो वो है ना, उसमें मोदी जी ग्लोरिफिकेशन के अलावा जो उसका जो सबसे बड़ा पर्पस मुझे लगा, वो ट्रम्प को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उनको इस पूरे उसमें, अच्छा वो ट्रम्प से इतने क्यों प्रभावित हैं भाई। आप और हम जब, अगर आपको याद हो, स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास का कोई तेज बच्चा होता था, उसके बारे में होता था भाई इससे प्रभावित रहो। फिर आप बड़े हुए, आपके माँ बाप को यार वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत ठीक है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो सिगरेट नहीं पीता है, तो उनके साथ उस ग्रुप में रह करो। ये भाई साहब ट्रम्प जी से इतना प्रभावित क्यों है, मतलब ये तो बता रहे हैं वो बिल्कुल रोल मॉडल है, हम दोनों मतलब एक जैसे हैं, हमारा बिल्कुल एक जैसा है, जैसे वो सोचते हैं वैसे मैं सोचता हूँ। ही थिंक्स अमेरिका फर्स्ट, आई थिंक इंडिया फर्स्ट। और मैं तो हरदम दंग रह जाता हूँ, उनके ऊपर भी अटैक हुआ, मेरे ऊपर भी अटैक हुआ। मतलब ये केवल ट्रम्प नामा ही उसमें रहा है। ट्रम्प चालीसा वो पढ़ के जो आते हैं, वो इतना ज्यादा ट्रम्प भक्ति करने की क्या जरूरत है। मुझे लगता है कि थोड़ा देश का स्वाभिमान भी अगर वो रखे होते तो वो ठीक रहता। दूसरा, ये जो इन्होंने ये जितने पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये देखिए ये पब्लिक डोमेन में अगर आने की बात है तो इन सारे उसको किसी जर्नलिस्ट को करना चाहिए। मोदी जी ने आज तक जर्नलिस्ट से बात ही नहीं की है, या वो कुछ जर्नलिस्ट को बुला के उनसे कहते हैं कि ये पूछो कि मोदी जी आप थकते नहीं हैं, मोदी जी आपकी एनर्जी कहाँ से आती है, मोदी जी आप क्या खाते हैं कि आप इस तरह की वाहियात बातें पूछो। लेकिन जो मेजर इनके हैं वो प्रसून जोशी, अक्षय कुमार, कामत, ये लेक्स, यही सब लोग इनको करते हैं। अब लेक्स इज अ बिजनेस, एज अ साइंटिस्ट, कामत वाज अ बिजनेसमैन। और उनसे 3-3.25 घंटे जब ये बात कर रहे हैं, मेरे दफ्तर में एक किसी ने लिखा भी है, मेरे साथी ने, लोग अब 2 घंटे की पिक्चरें नहीं देखते हैं, ज्यादा हो गए ज्यादा हो गए ज्यादा हो गए। मोदी जी की पिक्चर 3-3.25 घंटे देखी जा रही है, तो वो तो ठीक है, उसको तो देखा, आपको सबको जिसको कहते हैं ना पीट पीट के देखना पड़ेगा, देखो, और देख के फिर उसमें कुछ वो करेंगे कि यहाँ से बताओ कि तुमने पूरा देखा कि नहीं देखा। लेकिन वो 3.25 घंटे में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा जब मेरी जो समझ है, क्योंकि अगर आपने उसको देखा है तो मोदी जी हिंदी में जवाब दे रहे हैं, लेक्स अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये मानी हुई बात है कि जब मोदी जी जब हिंदी में जवाब दे देते होंगे तो वो पूरा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उनको बताया जाता होगा लेक्स को, क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी है।
उसी तरह से लेक्स जब अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसको हिंदी में मोदी जी को बताया जाता होगा। वो ठीक है, वो पहले से स्क्रिप्टेड था, उनको पता था कि ये पूछेंगे, लेकिन फिर भी एक इंटरप्रेटर तो रहा होगा ना। तो मेरे हिसाब से तो ये हो सकता है कम से कम 2-3 दिन का काम, उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर अगर ये 7-8 घंटे तो ऐसे ही है, फिर किस पेस पे किए होंगे आदमी। इस बीच पानी पीता है, खाना खाता है, कुछ उठता है, बैठता है, सांस लेता है, जमाई लेता है, अंगड़ाई लेता है, तो वो सब करते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अच्छा, वो एक भी पल्लू इधर से उधर नहीं हुआ है, वो बिल्कुल मतलब जैसे था पल्लू वैसे ही है। तो वो मामला मतलब मेरे हिसाब से 3.25 घंटा उन्होंने किया है। किससे एड्रेस करना चाह रहे थे, उनको क्या लग रहा था, वो शायद अपने मन में उनकी बहुत सी चीजें हैं जो उनको लगता है कि इसको बताना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, वो उन्हीं को एड्रेस कर रहे थे। अब स्पेसिफिक अगर कोई बात होगी तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे, उस इंटरव्यू की। अजय ये आनंद, मैं उसी इंटरव्यू के आपको 10-12 पॉइंट्स निकाले हैं और उसमें से मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं। मैं वो 2 स्लाइड आपको दिखाता हूँ, फिर चर्चा करते हैं। ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़ आइटम थी उससे लिए हैं। तो मोदी जी ने बहुत कुछ बात किया, गायत्री मंत्र से वो शुरू हो गए, उसका मतलब बताया। वो मौत से डरते हैं या नहीं, ये भी उनसे पूछा गया था। अब उन्होंने एक जगह आके कहा, दोज हु आर वर्किंग विद द प्रोपेगेंडा अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, इन्होंने बात की है एंटी नेशनल्स की वहां पे, कि उनके अलावा जो भी उनसे सहमत नहीं है वो सारे एंटी नेशनल थे। और ऑन द लाइटर साइड उन्होंने मैराडोना को फेवरेट फुटबॉलर बोला, लेकिन जब क्रिकेट के बारे में पूछा गया तो वो टाल गए उसकी बात। ये फुटबॉलर कब से, ये फुटबॉल में कहाँ से इनकी रुचि आ गई, ये भी पता नहीं। हेल्स इंडिया मिनी ब्राजील, शाहडोल करके एमपी में जगह है, कहते हैं वहां पे फुटबॉल बहुत अच्छी खेली जाती है। इसमें से जो मैंने हाईलाइट किया है, he shared the secret behind his undefeated political career and success of बीजेपी। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने 2002 के गोधरा राइट्स के बारे में भी एक टिप्पणी की कि ये एक साजिश थी उनके खिलाफ और कोर्ट्स ने उनको छोड़ दिया। तो इस पूरे पॉडकास्ट में क्या ऐसा सब्सटेंस था जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को एक फॉरेनर के सामने बैठने के ये सब बातें करने के लिए? आनंद। अजय, मतलब मैंने कल भी इस पे एक बात कही थी, मैं उसी को शायद फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ। मतलब जो सरकार होती है या होती है, उसका एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है। इंफॉर्मेशन का होता है सूचना देना। और जो प्रधानमंत्री के साथ जो पत्रकार जाते थे, पहले पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसका मूल काम होता था सूचना, कि भाई हमें ये नहीं समझ आ रहा है, इसको बताइए कैसे होगा, आप ये बताइए क्या होगा। आप बुलेट ट्रेन चला रहे हैं तो भाई बाकी ट्रेन का आप सेफ्टी को कैसे देखेंगे, इस तरह। तो उस सूचना प्राइमरली उसका काम था, उस विभाग का, उस मंत्रालय का। अब उसका नाम हो गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में उसका नाम हो गया सूचना एवं जनसंपर्क, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। ना वो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन जो है, वो धीरे 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 अब महिमा मंडन का काम करता है, कि भाई सिर्फ इनकी इमेज चमकाओ, इमेज मेकओवर, इमेज मेकओवर। तो इस पूरे उसमें वो अपनी इमेज ही चमकाने के चक्कर में मोदी जी रहे हैं। मोदी जी एक तो सबसे बड़ी, जो मैं मोदी जी को कहूंगा और इसलिए उनको सिद्ध पुरुष बोलूंगा, कि मोदी जी इज वन पॉलिटिशियन जिनको हमने देखा है कि जो झूठ भी पूरे उतने ही कन्विक्शन के साथ बोलते हैं। मैं क्या चौराहा दिखा देना, अगर नोटबंदी फेल हो जाए तो बताना, उस चौराहे पे आ जाओ। कहा चौराहा अभी तक गायब। मतलब झूठ का। और मैं वो हूं जो डेमोक्रेसी को मानता हूं, क्रिटिसिज्म इसका वो है, जड़ में है, और मैं इसीलिए क्रिटिसिज्म। तो उसमें जुबैर ने कहा है कि मेरे ऊपर 10 केस भैया कैसे लगा दिए, गलती से लग गए क्या मोदी जी, उसको तुरंत विड्रॉ कर लीजिए। तो मोदी जी इज वन हु विदाउट मतलब बिना पलक झपकाए भी वो अपनी झूठ बोलना में उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो मैं यहां से शुरू करूं। दूसरा जो आपने कहा ना कि इन्होंने वो नई नई तरह की चीजें बोल रहे थे, और उसमें एक चीज तो सबसे बड़ी है कि बड़े बड़े इन्होंने सारे प्रश्न वहां उसको दिए थे जिसके बारे में लोग पूछते रहते हैं। अब लोग ये कहते हैं कि भैया तुम बचपन में कहते हो, तुम पढ़ते थे, तुम्हारा कोई सहपाठी तो मिलता नहीं है।
फिर तुम कहते हो तुम घर से निकल गए थे और हिमालय में चले गए थे। तो हिमालय में कहीं गए, किसी से मिले, क्या किए क्या नहीं, उसके बारे नहीं 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 मैं उसको बताना नहीं चाहता हूं। मैं उसको मतलब घर में क्या क्या हो जाता था, मगरमच्छ पकड़ के ले आते थे, ये तो बताना चाहते हैं। चाय बेचते थे बताना चाहते, लेकिन हिमालय में जो है वो मैं नहीं बताना चाहता हूं मैं क्या करता था। कोई ऐसा वैसा उल्टा पुल्टा काम कर रहे होगे तब बात दूसरी है, क्योंकि आदमी गलत काम ही नहीं बताता है। लेकिन अगर कोई भी आदमी, मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री है, आपसे लोग इंस्पायर होते हैं। आप बताइए, मैं तो था 4 साल में रहा, मैंने कुछ खाया पिया नहीं, मैं तो हिमालय में एक ही टांग पे खड़ा होकर मैं तपस्या कर रहा था और मैं कह रहा था कि देश शक्तिशाली हो, और उसी की तप का नतीजा है कि आज देश इतना शक्तिशाली हो गया है। वो इस तरह की बातें कुछ करते, उस पर बिल्कुल साइलेंट। उस पे बिना, जब वो इनसे पूछता है क्या करते उसको धीरे से डक करते हैं क्वेश्चन को, कुछ और इधर उधर उधर करके धीरे से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, जब इनसे गुजरात में क्वेश्चन पूछा गया 2002 के बाद, तो उसको बताते हैं 250, इससे पहले 250 नंगे हुए थे गुजरात में। क्वेश्चंस डक करते हैं, मतलब लंबे लंबे जवाब देते हैं, बहुत धीरे धीरे के गति से देते हैं, कंटेंट कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूं कि सारा उनका जो फोकस था और उनका जो सबसे बड़ा टेक अवे था वो ये था कि ट्रंप जी को ठीक से, अब उसको क्या बोलेंगे, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाह रहा हूं, दर्शक अपने आप समझ जाएंगे। अगर आप किसी के सामने उसका बहुत महिमा मंडन करते हैं, उसके बाद तारीफ करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, दर्शक अपने आप समझे, हम और आप उसमें क्यों बोले। ट्रंप लगातार इनके जहन में चढ़ा हुआ था, लेकिन एक जगह एक दो चीजें ऐसी ही हुई हैं जो थोड़ा देश के लिए हितकारी नहीं है, जो इन्होंने वहां बोला है। जब ये चीन से बोल रहे हैं ना कि चीन से तो हमारा यह है कि हम इसको प्री 2020 पे लाना चाहते हैं, तो इसका मतलब 2020 से पहले के जो डिस्प्यूट थे वो आपने सेटल कर लिए, क्योंकि चीन तो तब भी घुसा था, आपने तो कहा था ना घुसा है ना घुसा था। एक मैं इस पे इसलिए बात कर रहा हूं कि है। दूसरा, जब ये कहते हैं कि एक समय चीन और भारत की जो सभ्यताएं थी वो बिल्कुल एक जैसी थी, और हम लोग विश्व का 50% से ज्यादा जीडीपी हम लोग कंट्रोल करते थे। जो मेरी समझ है संस्कृति और सभ्यता और कल्चरल, उसकी जो एक तरह की बात है, वो शायद हमारी पाकिस्तान से ज्यादा मिलती है बनस्पत चीन से, जो मेरी समझ है और जितना मैं जानता हूं। उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप तो चीन से आप बता रहे हैं कि हमारा कैसे कैसे था। दूसरा, जब आप कह रहे हैं कि 50% आपकी जीडीपी आप और चीन मिलकर दुनिया का कंट्रोल करते थे, तो जरा आगे वाला सेंटेंस भी तो बता देते कि वो किस पीरियड में कंट्रोल करते थे। अकबर तो आपके हिसाब से विदेशी था, अकबर, औरंगजेब, ये वो मुगल पीरियड था जिस समय आपकी जीडीपी थी वो ऑल टाइम हाई थी। तो उसको बोलने में क्या हर्ज था, उसको क्यों नहीं बोलते, उस पर आप साइलेंट हो जाते हैं। तो मोदी जी कन्वीनियंटली जो जो उनको ठीक लगता है वो अपने हिसाब से उनको लगता है कि लोगों को क्या बेवकूफ बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोग बेवकूफ नहीं, अब लोग समझ रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। और अब इस तरह के इंटरव्यूज देने से, इस तरह के वो होने से मोदी जी को अब जल्दी कोई उनका विश्वास नहीं करेगा। पीपल विल नॉट फील कि ये भाई जो कह रहे हैं वो हो जाएगा, या इनके, वो अब साफ हो गया है कि केवल सत्ता को किस तरह से अपने पास बचा के रखो, वही अंतिम ध्येय है। अजय जी आनंद, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। आज प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच आनंद। थैंक यू अजय।